हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो से हम लोग इंडियन पॉलिटी सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में जो पहला हमारा चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बेसिकली हमको पढ़ना है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना स्टार्ट हुआ, किन किन वेरियस एक्ट्स के थ्रू। एंड दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे भी, एक जो है वो कंपनी रूल है, दूसरा क्राउन रूल है। तो बेसिकली जो जो इवोल्यूशन हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे इवॉल्व हुआ है, किन एक्ट्स के थ्रू, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहला जो है यहाँ वर्ड हम कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली हम लोग कहते हैं किसको है, तो किसी भी स्टेट के लिए जो एक रूल बुक है जिसके आधार पे क्या है वो पर्टिकुलर स्टेट जो है वो क्या है फंक्शन करता है, उसी चीज़ को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक वेल रिटन डॉक्यूमेंट ही हो सकता है कि उतना जो वेल एस्टेब्लिश कई एक जैसे किंगडम्स चलते थे तो वहाँ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी भी रहती थी, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड भी होती थी, जैसे रूल्स जो है वो खुद ही डिसाइड करके कि ये रूल है, तो वो भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर आ जाएगा। एंड अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में ऑब्वियसली क्या है, एक टेरिटोरियल बाउंड्री तो रहेगा ही कि भाई किसी टेरिटरी रहेगा, एंड जहाँ पे कोई गवर्निंग अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन जो है वो काम कर रहा होगा, तो उसी को हम लोग स्टेट कहते हैं। तो उसी पर्टिकुलर स्टेट का जो रूल बुक है उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले जो है हमको यूएसए के द्वारा देखने को मिलता है 1789 में, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा क्या है, बहुत साल पहले, मतलब इससे भी कई एक साल पहले अगर हम देखें तो 1215 के अंदर यूनाइटेड किंगडम में एक कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन हाँ, वेल रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में कब है, यूएसए के अंदर 1789 में। एंड इसी को यूके वाला जो 1215 है उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब जो इनिशियल सेट ऑफ रूल्स जो है वो बनाए गए थे फॉर गवर्निंग द यूनाइटेड किंगडम। अब देखो, नेक्स्ट जो है वो है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस या फंक्शंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है ही क्या। तो ऑब्वियसली ये तो हमने बोला कि भाई बेसिक रूल्स होते हैं, कि किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए जो बेसिक रूल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तय करता है। दूसरा कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस चीज़ को भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट काम करने के दौरान क्या है जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके बहुत सारे राइट्स है, उनका ध्यान रखें, उसको हम कह सकते हैं वॉयलेट ना करें। तो उस चीज़ का भी जो डिसीजन है वो असल में कहाँ से है, कॉन्स्टिट्यूशन से है, कि भाई गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। साथ ही साथ जो वहाँ रह रहे लोग हैं उनका फंडामेंटल आइडेंटिटी मतलब पीपल का कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही है। क्योंकि मान लो कि हम इंडिया की ही बात ले ले, अगर मान लो हमको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स ही नहीं रहेंगे लोगों के पास, सिटीजन्स के पास, तो ना तो वो वोट दे पाएंगे, ना तो वो रिसोर्सेज पे को मतलब अवेल कर पाएंगे। तो असल में अगर हम देखें तो कोई भी लोग जो रह रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, वेदर वो रिटन हो अनरिटन हो, लेकिन हाँ उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स जो है वो रहता है। इन फीचर्स में अगर हम देखें, सबसे पहला क्या है, वो अडेप्टेबल होना चाहिए। मतलब अडेप्टेबल कहने का मतलब क्या है कि वो सिचुएशन वाइज मॉडिफाई होना चाहिए, जैसा सिचुएशन होगा वैसा कंडीशन के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर या आस्पेक्ट हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल और द सिटीजन्स, उनके लिए अकाउंटेबल भी हो कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर हो कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिसको एग्जीक्यूटिव हम कह सकते हैं, दूसरा क्या है जो लॉज बनाते हैं जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, तीसरा जो है वो इन दोनों पे कंट्रोल रखते हैं जिसको जुडिशियरी कहते हैं। तो असल में क्या है कि ये तीन ब्रांचेस हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की होती हैं, एंड तीनों ब्रांचेस में सेपरेशन हो पावर का, तो उस चीज़ का भी ध्यान क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ही रखता है। रिप्रेजेंटेशन हो पीपल का इन गवर्नमेंट, जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होते हैं जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है इलेक्टेड होते हैं, मतलब मोनार्कियल फॉर्म हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है हेडिटरी होते हैं, जहाँ इलेक्टेड है तो वो लोग जो है उसको चुने, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है। कंप्रिहेंसिवनेस हो, मतलब कि सारी चीज़ें जो है, जो लॉज है, जो भी रूल्स है वो वेल डिफाइन हो, मतलब और बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन लोग जो है उसको समझ सके, इतना कंप्रिहेंसिव हो। जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट हो, एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। तो ये बेसिक हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमको टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक है रिटन और दूसरा अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ही कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जहाँ इट इज़ रिटन डाउन क्लियरली, जैसे यूएसए का हो गया, इंडिया का हो गया, कि हमारा जो रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम भारत का संविधान भी कहते हैं, तो वो क्या है क्लियरली रिटन डाउन है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्लॉज है, वो वेल रिटन है इस फॉर्म में। अनकोडिफाइड या अनरिटन कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई याद करके रखा है कि भाई बोल रहा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो लिखा हुआ तो है लेकिन उसको बहुत आसानी तरीके से ईजिली क्या है
अमेंड किया जा सकता है तो उसको अनरिटन कहते हैं। जैसे इसराइल का हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ईजिली उसको उसके क्लॉज को अमेंड किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ होते हैं वहाँ पे अमेंडेबिलिटी जो है वो बहुत मतलब सर्टेन प्रोविजंस है जिसके थ्रू क्या है अमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया भाई कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसके पास पावर्स है, एंड इन पावर्स पे जो लीगल यानी कि जुडिशियरी का जो लिमिट्स है वो लगे, ताकि जो भी ह्यूमन राइट्स हो सिटीजन्स के पास, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू क्या है मतलब कि गवर्नमेंट को पावर मिले। प्रोसीजरल मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इलेक्शन, तो इलेक्शन जैसे आज के डेट में अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर के पास पावर है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट कह लो कि पार्लियामेंट के पास क्या है पावर है, ठीक है, कि भाई वो सारी चीज़ों पे लॉज बना सकते हैं। एंड ये लॉज बना रहे हैं, असल में पार्लियामेंट में लोग कौन बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या स्टेट में मान लो एमएलए बैठे हैं, लेकिन असल में अगर हम देखें तो चुन कौन रहा है, लोग। तो सिंपल सा चीज़ है कि लोगों के पास पावर है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू एमपी एंड एमएलए चुने जा रहे हैं जो कि लॉज बना रहे हैं, और ये लॉज किन के काम आ रहे हैं, लोगों के काम। वो अपने लिए लॉज खुद ही बनवा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोसीजरल है ताकि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है वो रहे सिटीजन्स के पास। पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया कि ये कलेक्टिव विजन है कि भाई एक गुड सोसाइटी जो है वो कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी जो कि समझो कि जो हम पीपीएसपीज में रखते हैं। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो बहुत सारा ऐसा विजन था जो कि इमीडिएट बेसिस पे उस समय नहीं पूरा किया जा सकता था। तो उस समय जो भी लॉ मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने भी सोचा कि भाई हम जो है इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखते थे कि जब भी स्टेट लॉ बनाएगी तो उस समय लॉ बनाने के दौरान क्या है वो ध्यान में रख सकती है कि भाई हमको इन इन बातों पे लॉ जो है वो बनाना है जब मेरे पास रिसोर्सेज आ जाएं तो, ठीक है। इसीलिए देखो कि डीपीएस की जो है वो नॉन एनफोर्सिएबल है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इनको आपका डीपीएसपी के लिए क्या है, आप कोर्ट जो है वो नहीं जा सकते कि उसको केस नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ जो है वो सरकार हमको नहीं दे रही है। लेकिन वहीं पे आपका फंडामेंटल राइट्स क्या हो गया, एनफोर्सिएबल हो गया, या जस्टिसिएबल हम जिसको कह सकते हैं कि ये कोर्ट के द्वारा जस्टिसिएबल है या एनफोर्सिएबल है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो इमीडिएट इफेक्ट पे काम किया कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ये सारे क्लॉज फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक काम करेंगे, लेकिन वहीं पे 36 से लेके जो आपके डीपीएसपी में है 50 तक वो क्या है वो आपके उस समय जो है वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है बेसिकली एक पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक सेगमेंट समझ लो कि है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन को तो देखो एक है लीगल सिस्टम, जुडिशियरी काम कर रहा है, एक सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम मतलब जो सिटीजन रह रहे हैं तो सोशल नॉर्म्स होंगे उन सारी चीज़ों को लेकर, एंड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट काम कर रही है। तीनों का ही तुम इंटरसेक्शन ले लो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इन तीनों सिस्टम्स के बीच में क्या है एक बैलेंस बना के रखता है कि ना तो इसके पास बहुत पावर हो जाए, ना तो इसके पास, ना तो सोशल सिस्टम ऐसा हो जाए जहाँ लोग जो है बिल्कुल ही अराजकता फैल जाए, ठीक है, कि अनकंट्रोल्ड हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इन तीनों का क्या है एक इंटरसेक्शन पे ही काम करता है, इन तीनों को बैलेंस करने का काम करता है। चलिए अब देखो हमको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक जो था कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड वो हमने कवर कर लिया, अब हमको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो इवोल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ इवोल्यूशन जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा है। तो ब्रिटिशर्स से ही क्या है इवोल्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप देखो यहाँ पे कि ब्रिटिश जो है वो 1600 में जो है इंडिया के अंदर आया था एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1599 में क्या है कि क्वीन जो एलिजाबेथ फर्स्ट है उन्होंने चार्टर ग्रांट किया था, एंड उसके कारण क्या है कि जब वो इंडिया रीच किए तो उनके पास मोनोपोली था ट्रेड का, ठीक है, मोनोपोली लेके आए थे क्वीन एलिजाबेथ से। लेकिन लगभग इसके समझो 165 साल बाद, क्योंकि 1600 में आए थे 1765 में बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम टू, ठीक है, इन्होंने एक तरीके का मतलब अलायंस बना लिया था मीर कासिम और बंगाल। मीर कासिम था बंगाल का नवाब, बंगाल, और सुजाउद्दौला जो कि अवध के उद्दौला, कि भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विक्टोरियस हो जाता है, एंड जिसके कारण क्या होता है कि ये शाह आलम टू जो है इसको प्रिजनर बना लिया जाता है, ठीक है। और इसी के बाद क्या है बैटल जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो, एक नवाब के साथ एक दूसरा शाह आलम के साथ जो है वो साइन होता है, ठीक है। तो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक है उसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझो कि इस बैटल के बाद जस्ट क्या हुआ कि जो भी रेवेन्यू राइट्स थे जिसको दीवानी राइट्स कहते हैं, किन किन प्रोविंसेस का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों का किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस समय बंगाल सोचो, बंगाल वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा। तो काफी मेजर जो है पोर्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट था
ट्रेड के पर्पज से, क्योंकि पोर्ट भी था वहाँ पे और साथ ही साथ क्या है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो एक बहुत बड़ा मार्केट भी था जो कंज्यूमर्स का कह लो। तो इस चलते क्या है कि काफ़ी मेजर जो है वो प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो याद रखना है, दीवानी राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला, 1765 में शाह आलम टू से। किसके बाद, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था। अब देखो, इसको दो टॉपिक में जो भी रूल है हमको पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे कंपनी रूल जो कि 1773 से लेके 1858 के बीच में हुआ। दूसरा है क्राउन रूल जो कि 1858 से लेके 1947 के बीच में हुआ। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ, सिंपल सा चीज़ है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो रेगुलेशन मतलब दीवानी राइट्स तो आ ही गया था 1765 में, लेकिन हुआ क्या कि काफ़ी मिस गवर्नेंस होने लगा, मिस गवर्नेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ठीक है, जिसके कारण मतलब कंपनी में जो काम कर रहे लोग थे वो, जो क्योंकि देखो जैसे मान लो हमारा ही कॉन्सेप्ट है कि भाई जो फॉरेन रह रहा होगा, इतना पैसा कमा रहा है, कितना अच्छा उसका लाइफ स्टाइल है, तो उसी तरीके से इंग्लैंड से जो लोग यहाँ आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने, वो जब वापस अपने घर जाते थे तो दिखते थे लोग वहाँ के कि अरे यार इतना इनके पास पैसा आ गया, इतना ये धनवान हो गए, क्योंकि एक एक जो मर्चेंट आ रहा है इंडिया से वो इतना पैसा लेके आ रहा है, तो लोगों के मन में लगा कि इंडिया जो है वो काफ़ी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी, काफ़ी प्रॉफिट कमा रही होगी। ऐसा ही इंप्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी माइंड में था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं एकदम पैसे वाले बन के आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, लोग ही पैसे वाले बन रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कंपनी जो है वो घाटे में जा रही थी, वहाँ के लोग जो है वो मतलब करप्शन कर करके पैसे जो है वो कमा रहे थे, लेकिन ओवरऑल कंपनी जो है वो घाटे में जा रही थी, जिसके कारण ही क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, इस पर रेगुलेशन लगाना काफ़ी जरूरत है। तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है स्टार्ट भी होता है 1773 से, और रेगुलेटिंग एक्ट का था कि भाई हर 20 साल में क्या है इसको रिन्यू किया जाएगा, और फिर डिसाइड किया जाएगा कि जो ट्रेड का मोनोपोली है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा मतलब जो क्राउन है उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया है, उसके साथ क्या किया जाएगा कि उसको रिन्यू करना है, क्या क्या चेंज करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 1773 में होगा, 93 में होगा, 1813 में होगा, 1833 में, 1853 में, लास्ट यहीं तक था। फिर 58 से क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। लेकिन हाँ देखो, यहाँ पे याद रखना है 73 है, 93 है, 1813 है, 1833 है, 1853 है, तो कितने हो गए आपके, 5 हो गए रेगुलेटिंग एक्ट। इनिशियली क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट था, बाद में उसको चार्टर एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन 1773 से लेके 93 मतलब पहले जो 20 साल थे इसमें काफ़ी मेजर चेंजेस आए। तो कई बार क्या है, डिमांड को पूरा करने के लिए क्या है कि और भी एक्ट्स को लाया गया, जिसमें अमेंडिंग एक्ट था 1781 का, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, और चार्टर एक्ट था 1786 का। तो ये तीन जो है, ये 20 पहले जो 20 साल थे उसमें काफ़ी मेजर, क्योंकि देखो पहली बार कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें काफ़ी चेंजेस करना पड़ता है। तो इनिशियली क्या है, काफ़ी चेंजेस करना पड़ा। 1773 के जस्ट बाद 81 के अंदर चेंजेस हुआ, 84 के अंदर हुआ, 86 के अंदर हुआ, फिर 1793 मतलब वही 20 साल है, फिर 1813 20 साल है, 1833 20 साल है, और 1853 20 साल है। इसके बाद से देखो 1858 हमने पढ़ा भी है कि 1857 के अंदर क्या होता है, जो दो है, एक इंडियंस जो है इस चीज़ को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं हम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारे लिए पहला इंडिपेंडेंस की लड़ाई जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी मास लेवल पे। लेकिन वहीं पे ब्रिटिशर्स जो है इस चीज़ को सिपाही विद्रोह, सिपॉय म्यूटिनी के नाम से कहते हैं, म्यूटिनी। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो 1857 में हुआ, तो अब जाके ब्रिटिश क्राउन को लगा कि भाई अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं छोड़ सकते वैसे ही, तो उनसे टेक ओवर पूरा का पूरा मतलब जो कंपनी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ले लिया गया। एंड जस्ट उसके बाद 1858 के अंदर क्या है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। फिर देखो 1858 में उसके बाद से देखो काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगा कि भाई हम इंडियंस है, क्योंकि तब तक देखो इतने साल में बहुत सारी चेंजेस हो गए थे। जो भी इंडियन में पैसे वाले घर के लोग थे वो अच्छे जगह से जाके पढ़ लिए थे, फॉरेन जाके पढ़ लिए थे, तो उनको नॉलेज बेस हो गया था। उनको समझ में आने लगा था कि ये अंग्रेज जो है ये हमको कभी भी हमारा कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं, कि भाई आप अपनी कंट्री को कंट्रोल करो, ऐसा कंट्रोल वो देंगे ही नहीं कभी। तो इसलिए डिमांड बढ़ने लगा कि भाई हमारी भी एंट्री जो है हमारे, क्योंकि ये जो पॉलिसीज बना रहे हो आप, ये पॉलिसीज किसके लिए, इंडियंस के लिए। तो इंडियंस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है पॉलिसी बनाने के लिए, तो हमारी कंडीशन तो हम जानते हैं ना कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए डिमांड बढ़ने लगा। तो इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनमें एंट्री के लिए कि भाई अब इंडियन का डिमांड चाहिए, इलेक्शन चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए काउंसिल एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 में, 3 याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 में, 1909 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट है। इसके बाद से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 के अंदर, 35 के अंदर, 47 के अंदर, जहाँ से इंडिपेंडेंस एक्ट है ये, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से है, फिर 3 काउंसिल्स एक्ट है 1861, 1892 एंड 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 एंड लास्टली 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो एक एक करके हम सबको कवर करेंगे। सबसे पहला जो है देखो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करें तो इसमें फिर बैकग्राउंड, सबसे पहला क्या है
कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। डुअल सिस्टम में क्या है भाई? डुअल सिस्टम में है कि जो कंपनी है उसके पास क्या है? रेवेन्यू राइट्स रहेगा, जिसको दीवानी राइट्स, जो हमने देखा कि 1765 जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो है उनको ये रेवेन्यू राइट्स जो है वो मिला था। दूसरा जो है वो निजामत राइट है, जो कि जुडिशियल और पॉलिटिकल राइट्स है, वो नवाब के ही पास रहेगा। तो ये जो डुअल सिस्टम था ये काफ़ी इनएफिशिएंट था। क्यों भाई? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी होने लगा कि जो पैसा किसके पास आ रहा? कंपनी के पास। और जो जुडिशियल है, राइट्स है या पॉलिटिकल राइट्स है, क्योंकि इसमें क्या मेंटेन करना है? इसमें मतलब एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना होगा, मतलब जो भी सैनिक वगैरह, तो वो नवाब के पास है, तो पैसा तो कंपनी के पास आ रहा है, नवाब के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ने लगा। और इस वजह से क्या है, कंपनी के अंदर, कंपनी में मिस गवर्नेंस तो हो ही रहा था। मिस गवर्नेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ये लोग जो है वो, मतलब जो इस कंपनी में जा रहा था वो बस खुद के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए ही काम कर रहा था। कि जितने दिन हमको, मान लो 2 साल के लिए कंपनी में हमको डिपुटेशन मिला है, अब सबका ध्यान है कि 2 साल में मैक्सिमम जो है वो इनकम हम कैसे कर सके, मैक्सिमम इनकम। मतलब सब लोग जो है वो हाईली सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि जो भी जो ऑफिसर्स आ रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो गया, मैनेजमेंट ये गड़बड़ा गया। एंड गड़बड़ाने के चलते हुआ क्या कि लोन हो गया, मतलब बहुत डेट हो गया कह लो, ठीक है, निगेटिव में फाइनेंसेस जाने लगा। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए 1772 में जो कंपनी है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि भाई भाई साहब हमको 1 मिलियन पाउंड जो है वो आप लोन दे दो, क्योंकि हमारी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये बड़े घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि भाई, सबसे पहले नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये कैसी कंपनी है कि यहाँ के लोग जो है एम्प्लॉयज़, वो तो बड़े अमीर दिख रहे हैं कि ब्रिटेन में आ रहा है, पता चला कि बड़ा बड़ा घर खरीद रहा है, बना रहा है, ठीक है, गाड़ियाँ खरीद रहा है, घूम रहा है उस पर। और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आके बोल रहा है कि भाई हमको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं है। इसी वजह से क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लूप होल जो है वो बन चुका है। एंड मेनली कंपनी का पैसा क्या हुआ था कि वॉर्स में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा था, क्योंकि कंटिन्यूअस मतलब चारों तरफ से बार बार क्या होता था कि कभी मराठा के द्वारा, कभी दूसरे जो नवाब है उनसे क्या हो रहा है, लड़ाई हो जा रहा है। तो इस समय जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कंपनी का लग रहा था। एंड जस्ट हुआ भी था, जो हैदर अली जो कि मैसूर के थे, 1769 में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी उनसे। तो काफ़ी वॉर बूटी जिसको कहते हैं वो देना पड़ा था, जिसके चलते क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे का नुकसान हो गया था। इसी को ओवरकम करने के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचती है कि भाई 1772 के अंदर कि हमको 1 मिलियन पाउंड जो है वो आप लोन दो। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो कुछ चेंजेस हुआ, इस एक्ट को लाया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट है कि भाई अब रेगुलेट करना होगा, 1773 के अंदर स्टार्टिंग हुआ यहीं से। एंड ये क्या है, इस एक्ट का सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि भाई रेगुलेट किया जाए जो भी अफेयर्स है, जो भी मैनेजमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चालू होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस, तो हम बोलेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। कौन कौन से वो प्रोविजंस थे इस एक्ट के अंदर? सबसे पहला, डिजिग्नेशन को चेंज किया गया। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि जनरल बनाया गया, तो उनको ज़्यादा पावर्स दिए गए। ज़्यादा पावर्स दिए गए तो गवर्नर जनरल सबसे पहले जो है वो कौन बने? वॉरेन हास्टिंग्स। तो वॉरेन हास्टिंग याद रखना पहले गवर्नर जनरल थे। तो किस एक्ट के थ्रू ये आए हैं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो डेजिग्नेशन चेंज हुआ, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बनाया गया गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, भाई साहब आप काम करिए, आपको असिस्टेंस मिलेगा। किससे मिलेगा? गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। तो इसमें कितने मेंबर्स रखे गए? 4, ठीक है। तो 4 मेंबर एक काउंसिल बनाया गया जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया, टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। सेंट्रलाइजेशन जो है वो हुआ कैसे भाई? जो गवर्नर्स थे मद्रास और बॉम्बे के, उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब पहले प्रोविंसेस देख लो, अगर हम लोग देख रही है तो यहाँ बंगाल है, यहाँ बॉम्बे है, यहाँ मद्रास है। तो सबके गवर्नर थे जी, ठीक है। अब इन दोनों को बोला गया कि आप रिपोर्ट कीजिए किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब इन दोनों गवर्नर्स का भी हेड बना दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता के अंदर 1774 का में सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर एक जो थे वो चीफ जस्टिस थे, 3 जो है अदर जजेस जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। प्राइवेट ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन हुआ कि भाई ऑफिसर्स जो भी होंगे वो कंपनी के थ्रू ही ट्रेड होगा, अपना पर्सनल लेवल पे ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, बोला गया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के,
वो अपने जो भी अकाउंट्स है, जितने भी अफेयर्स है, अकाउंट्स है, ट्रेड रिपोर्ट्स है, वो सभी सबमिट करेंगे किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सबको डिस्क्लोज करेंगे कि बताएंगे भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो कौन कौन चीज़ें कहाँ से खरीदी जाती हैं, कहाँ बेची जाती हैं, कितना पैसा आता है, सारी चीज़ें, मतलब जो भी अकाउंट है वो सारा का सारा डिस्क्लोज करना होगा किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन इस एक्ट के अंदर भी इशू आने लगे। क्या वो इशू थे? सबसे पहला क्या है, गवर्नर जनरल जो है उनके पास वीटो पावर नहीं था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग हैं देखो, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई 4 तो मेंबर्स है, मतलब टोटल अगर देखो तो 5 हो गए ना। एक हो गया कौन सा? गवर्नर जनरल। और दूसरे 1 2 3 4। अब इसमें मेजोरिटी कितना पे आएगा? 5 लोगों में 3 पे आएगा। तो बोला गया कि मान लो गवर्नर जनरल ने किसी, मान लो कोई एक एक्स डिसीजन आया, उस पर डिसीजन लेना है। इसमें से पहले दूसरे तीसरे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे उन्होंने बोला यस इसको पास किया जाए। चौथा वाला जो है वो क्या है, बोला नो नहीं पास किया जाए। जो गवर्नर जनरल है वो भी बोले नहीं नहीं पास किया जाए। फिर भी यहाँ पे मेजोरिटी किसका हो गया? इनका तो पास हो जाएगा। तो गवर्नर जनरल को तो पावर ही एक तरीके से कम हो गया ना यहाँ पे, कि भाई वीटो पावर तो कुछ है ही नहीं। वो बोल रहे कि नहीं 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 पास होना चाहिए, फिर भी पास हो जा रहा है। तो इसी चलते क्या है, गवर्नर जनरल जो है काफी ज्यादा नाखुश थे कि भाई मेरे को तो पावर नाम मात्रा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज को हम मना भी कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, वो पास हो जा रहा है। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर उनके पास कोई वीटो पावर जो है वो नहीं था। दूसरा अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स है वो वेल डिफाइंड नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस जो है वो आएंगे, एपिलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीजें डिफाइंड नहीं थी। फिर गवर्नर ऑफ मद्रास, अब देखो जीवन भर तुम अकेले काम किए, डायरेक्टली मान लो ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ये भी गवर्नर ब्रिटिशर्स है, ये भी ब्रिटिशर है, ये भी ब्रिटिशर है। अब पता चला बोला गया कि भाई तुम जो है इनको रिपोर्ट करो। तो सबऑर्डिनेट किसी को बनना अच्छा थोड़ी ना लगता है कि भाई पता चला एक साथ ही आप ऑफिस में काम कर रहे हो, एक आदमी प्रमोट हो गया, अब आप उसी आदमी को रिपोर्ट कर रहे हो। तो उस केस में क्या है कि उस केस में जेलसी होने लगेगा कि भाई वो प्रमोट हो गया, हम नहीं हुए। कि हम रहते उस प्रोविंस के गवर्नर तो हमको हम हेड बन जाते, तो लोगों को मतलब ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला भी फीलिंग आने लगा। इसी चलते क्या है, जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, वो खुद को अलग रखने लगे कि भाई हम जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे। जिसका बिगेस्ट एग्जांपल हमको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर देखने को मिलता है, जहां गवर्नर ऑफ बंगाल सॉरी बॉम्बे जो है वो खुद ही इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर होने लगा था। तो ये पहला एक्ट था, याद रखना है सिग्निफिकेंस इसका, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड सेकंड लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो इसी को हम लोग ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भी कहते हैं। तो ये पास हुआ 5 ऑफ जुलाई 1781 को, ताकि जो भी डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का उसको रिमूव किया गया। मतलब 73 में आया, लगभग 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद जो है वो ये एक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। इसमें प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल थे उनकी काउंसिल, मतलब जो 4 मेंबर की काउंसिल थी वो, और जो भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, इस एक्ट के थ्रू उनको एक इम्यूनिटी मिला कि भाई जो भी जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का उससे आप इम्यून रहिएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर ऑल आर एग्जम्प्टेड, आपको हटा दिया गया उसके जुरिस्डिक्शन के मतलब कैपेसिटी से। दूसरा, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स है वो सारे के सारे क्या है, एग्जेम्प्टेड हो गए जुरिस्डिक्शन के, कि कोई भी उस पर जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। कोर्ट का जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है उसको भी कर्टेल कर दिया गया। कैसे भाई? क्योंकि अपीलेट कहने का मतलब क्या हो गया कि अपील हुआ है। जो लोअर, देखो नॉर्मली क्या होता है कि लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या हो जाएगा कि आपको हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से मान लो कि सुप्रीम कोर्ट गया, तो ये अपीलेट कोर्ट है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपीलेट की सारे आप अपील कर सकते हो कि यहाँ पर सुनवाई हुआ, आपको पसंद नहीं आया, फिर आपने यहाँ गए, फिर आपको पसंद नहीं आया, लेकिन ये फाइनल है, ठीक है, इसके बाद कहीं नहीं जा सकते। इसके बाद एक ये प्रेसिडेंट साहब है, वो भी सर्टेन केसेस के अंदर, ठीक है, जहाँ डेथ सेंटेंसेस वगैरह होता है उस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, एक तरह से अपीलेट जुरिस्डिक्शन उनके पास होता है। तो यहाँ पे चेंजेस कर दिया, कर्टेल कर दिया गया कि भाई जो भी प्रोविंशियल कोर्ट से अपील्स आएंगे वो जाना तो चाहिए था किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि अपीलेट जुरिस्डिक्शन तो उसी के पास रहता है। लेकिन चेंज कर दिया गया, इनसे हटा के इसको दे दिया गया कि वो सारा डिसीजन कौन लेगा, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो लेंगे। मतलब जो भी प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी केसेस आएंगे, अपील्स आएंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा, उसको गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो इंटरटेन करेगी। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये पहला अटेम्प्ट था टुवर्ड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी से और एग्जीक्यूटिव का क्या है, सेपरेशन जो है वो देखने को हमें मिलता है। आज के डेट में अगर हम देखें तो हम देखते भी है जो हमारा आर्टिकल 50 है, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी, या सेपरेशन ऑफ पावर कह लो, कि सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। तो ये पहला याद रखना कि 1781 का जो
अमेंडिंग एक्ट था वो पहला एक्ट है जो कि पहला अटेम्प्ट है किस चीज़ का, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। जो भी फ्लॉज थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, उनको फिर से ठीक करने की कोशिश की गई, मतलब वंस अगेन एक बार ठीक करने की कोशिश की गई। कब? 81 के अंदर, सॉरी 1781 के अंदर, रेगुलेटिंग सॉरी अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में फिर उसको ठीक करने की कोशिश की गई। यहाँ पे इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो एक डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसमें दो अफेयर्स हैं कंपनी के। एक क्या हो गया? पॉलिटिकल अफेयर्स, दूसरा हो गया कमर्शियल अफेयर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया कि भाई ये जो है वो पैसे से लेन देन जो है वो सारी चीज़ों को करेंगे, सॉरी पैसे से नहीं, पॉलिटिकली अफेयर को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कमर्शियल, ये पैसे जो है वो इकोनॉमी की बिजनेस को कंट्रोल करेगा ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो पॉलिटिकल कंट्रोल है कंपनी का अपने रीजन्स पे उनको कंट्रोल करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दो जो है वो पार्ट जो है वो बनाया गया, तो डबल गवर्नमेंट जो है वो उसको बोला जा रहा है। गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी उसके स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके 3 मेंबर का कर दिया गया। मतलब याद रखना 1773 में 4 मेंबर का बनाया गया, 81 में भी क्या है, सॉरी 1773 में 4 मेंबर काउंसिल है, 81 में भी क्या है 4 मेंबर है, लेकिन 84 के अंदर 3 मेंबर हो गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल स्ट्रेंथ थी उसको रिड्यूस करके 3 मेंबर का जो है वो बना दिया गया। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो पहली बार क्या है इस एक्ट के थ्रू बोला गया कि जो भी कंपनी की टेरिटरीज है वो सारा का सारा ब्रिटिश का ही प्रोपोजिशन है इंडिया के अंदर। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली बोला गया कि भाई जो है कंपनी का जो भी रीजन है ऑक्यूपाइड वो सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, वो कंपनी एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। ठीक है, and it was in continuation of the policy of centralization of administration which began by enacting regulating act of 1773। मतलब अभी भी सेंट्रलाइजेशन ही किया जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन ही किया जा रहा है, मतलब 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1786। इसका बैकग्राउंड क्या है कि गवर्नर जनरल जो है वो बनाए गए कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस याद रखना कि 1786 में अपने डिमांड को पूरा करने के लिए एक एक्ट पास करवा देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कॉर्नवालिस ने कि भाई हम जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो तभी बनेंगे जब मेरे कुछ जो डिमांड्स है वो पूरे किए जाएंगे। तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये एक्ट जो है वो लेके आया जाता है। पहला डिमांड था कि उनके पास वीटो पावर रहे, कि भाई जो काउंसिल है जिसमें 3 मेंबर है, 4 चौथे ये हो गए। ठीक है, तो ये जो 3 मेंबर काउंसिल में अगर वीटो पावर इनके पास नहीं रहेगा तो ये गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे। तो पहला हो गया कि ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस में, एंड ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द प्रोविंस। और जो रीजन है उसका कमांडर ऑफ चीफ, मतलब आर्मी जो है मेंटेन हो रहा है उसके कमांडर ऑफ चीफ भी गवर्नर जनरल ही रहेंगे, वो रिपोर्ट जो है वो उन्हीं को करेंगे। इसी के बाद देखो, इसी के बाद आता है वो साल जहाँ रिन्यू करना था चार्टर को अगले 20 साल के लिए। ठीक है, तो 20 साल बाद पहली बार कब आया? 1773 में। नॉर्मली कब आना चाहिए था? 1793 में, लेकिन इसके बीच 3 एक्ट्स और आ गए। एक आया 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट, एक आया 1784 के अंदर, और एक आया चार्टर एक्ट ऑफ 1786 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट जो है वो 1793 में आया, जो कि नॉर्मली एक रूटीन चार्टर था जो कि 20 साल पे आने वाला ही था। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? वही है कि भाई जो चार्टर 1793 के अंदर पास, सॉरी 73 के अंदर पास किया गया था उसी को रिन्यू करना था। प्रोविजंस यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको अगले 20 साल तक के लिए क्या है एक्सटेंड कर दिया गया था। ट्रेड मोनोपोली में क्या था कि इंडियन जो रीजन है उसके अंदर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही के पास ही एज अ ब्रिटिश कंपनी अथॉरिटी थी कि वही बिजनेस जो है वो करेंगे। और जो ओवरराइडिंग पावर्स थे जो कॉर्नवालिस को 1786 के अंदर जो है वो दिए गए थे, उसको भी क्या है आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे, साथ ही साथ जो गवर्नर थे प्रेसिडेंसीज के, कौन कौन से, जैसे प्रेसिडेंसीज आपके हो गए मद्रास और बॉम्बे, तो उनके भी गवर्नर जनरल को ये पावर जो है वो दिया गया आने वाले। ठीक है, दिस एक्ट गेव मोर पावर्स टू द गवर्नर जनरल ओवर प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये गवर्नर जनरल जो थे, जो कि बंगाल के बनाए गए थे गवर्नर, ठीक है, बंगाल के, तो उनके पास इस एक्ट के थ्रू और भी पावर आ गए एज कम्पेयर टू द गवर्नर्स ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे। और बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 5 लाख रुपए पर एनम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। साथ ही साथ जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स याद रखना, और पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाया गया था। उसका भी जो पेमेंट है वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को ही करना पड़ेगा। तो ये था हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है 1813 के अंदर फिर से एक रूटीन चार्टर के थ्रू फिर 20 साल पे आता है कि भाई अब जो है फिर से चार्टर को, कंपनी का जो चार्टर दिया गया था उसको अगले 20 साल के लिए रिन्यू करना था। लेकिन यहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसको थोड़ा मॉडिफाई करती है, थोड़ा चेंज करती है। कैसे भाई चेंज कर रही है? तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ ट्रेड जो मोनोपोली था पहले कि भाई जो इंडियन रीजन है
इंडियन रीजन मतलब इंडियन रीजन जो पूरा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ये सारे हो गए, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया कह लो एक तरीके से। तो पार्शियल ट्रेड मोनोपोली जो है उसको दिया गया, फुल मोनोपोली नहीं दिया गया। एंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली फुल था कि भाई इंडियन जो रीजन है, क्योंकि देखो एक तो था कि कंपनी का एकाधिकार नहीं करना था, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इंग्लैंड के अंदर उस समय बाकी जो कंपनीज के लोग, अब जो समझो कि एक कंपनी बनाई बनाई गई गई, वो एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत पैसा कमा रही है, जब वापस आ रहे हैं तो लोग वहाँ के बिल्कुल धनी होकर आ रहे हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो भी तो रिवोल्ट कर रहे हैं वहाँ के मर्चेंट की भाई हम भी बनाएंगे कंपनी, हमको भी जाने की इजाजत दी जाए वहाँ पे कि हम भी तो पैसा कमाएंगे। तो इस चलते क्या है कि वहाँ पे भी क्या है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है कि जो लोग हैं वो सिर्फ वो इस तरह से तो नहीं देख रहे कि ये हमारी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री पे रूल कर रही है, कितनी प्राइड की बात है, ऐसा नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं, लोग हमेशा पर्सनलाइज लेवल पे काम करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, कंट्री के पास पैसा रहे नहीं रहे उससे कोई खासा मतलब नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या है, वहाँ के जो लोग थे, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो तो सोचे कि भाई कंपनी तो नाइंसाफी कर रही है, भाई ये कंपनी को सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नाइंसाफी कर रही है कि ये कंपनी को अलाउ की गई है, की हुई है, और दूसरे लोगों को जो है बोली कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पे तो ट्रेड मोनोपोली हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है, ऐसे करके। तो इसी चलते क्या है, इसी चलते जो वहाँ के ट्रेडर्स थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे, तो जिस चलते जो ट्रेड मोनोपोली फुल था उसको पार्शियल कर दिया गया और बोला गया कि भाई ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली चाय पत्ती में रहेगी, और साथ ही साथ चाइना के अंदर, कि चाइना में जो भी ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होगा सारे सामान का, और इंडिया और चाइना जो भी है वो टी में सिर्फ मोनोपोली रहेगा, बाकी किसी भी सब्सटेंसेस या जो आर्टिकल्स है उनके अंदर मोनोपोली को खत्म कर दिया गया कि दूसरे कंपनीज भी जो है वो आ सकते हैं इसके अंदर। सोवरेनिटी की बात करें तो इट असर्टेड क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, और बोला गया कि भाई इस एक्ट के थ्रू जो भी ब्रिटिश पोजीशन है वो असल में किसके अंदर है, ब्रिटिश क्राउन के अंदर है। जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ किया गया, परमिशन दिया गया कि भाई जो है आप इंडिया जा सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी मतलब टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट था उसको एम्पावर किया गया, एंड साथ ही साथ इंडियंस को, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स तो कम ही आए थे ना, और वो देख रहे थे कि भाई इंडिया में काम करने के लिए वो कभी नहीं चाहते थे यहाँ से जाना, ठीक है, वो यहीं सेटल डाउन होना चाहते थे वो परमानेंटली। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि भाई इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए अगर इंडियंस एजुकेटेड नहीं होंगी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इस चलते क्या है, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए भी ग्रांट किए कि भाई जो है आप इस एक्ट के थ्रू 1 लाख रुपए जो है वो खर्च कर सकते हैं किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर, ताकि उनको जो है वो एजुकेट किया जा सके। इसलिए एजुकेट नहीं किया जा सके कि वो रिवोल्ट करेंगे, वो अपने लिए काम करेंगे, नहीं, वो हमारे लिए काम कर सके अच्छे ढंग से, हमारे लिए काम आसान हो जाए क्योंकि वो एजुकेटेड होंगे, इसलिए उनको एजुकेट किया जाए, मतलब पर्पस था कि उनके फायदे के लिए। तो यही है सिग्निफिकेंस इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो अगेन ये एक रूटीन चार्टर था, अगले 20 साल पे आया, मतलब 1813 के बाद से फिर से 1833 के अंदर आता है कि अगले 20 साल के लिए फिर से रिन्यू करना है इसको। यहाँ पे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया, जो भी पॉलिटिकल पावर्स थे वो हटा दिए गए उसके। डेजिग्नेशन फिर फर्दर चेंज होता है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, याद रखना, विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो बेंटिंग साहब जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। किस एक्ट के थ्रू आए हैं, 1833, याद रखना 1833। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन जो है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given exclusive legislative powers for the entire British India। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर आ गई थी कि वो इंटायर जो ब्रिटिश इंडिया था उसके ऊपर कोई भी लॉ जो है वो बना सकते थे, लेजिस्लेटिव पावर एक्सक्लूसिव दिया गया। साथ ही साथ लॉ कमीशन का भी स्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसके चेयरमैन जो थे वो लॉर्ड मैकॉले थे, ठीक है। ओपन कंपटीशन जो है वो अटेम्प्ट तो किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका उस समय, क्यों, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या मेंटेन कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज, याद रखना कमर्शियल एक्टिविटीज, सी याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी जो है, और दूसरे कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये किस चीज को कर रहे थे, पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपोज करने लगे, क्यों भाई, क्योंकि असल में मान लो कोई भी सिविल सर्वेंट अपॉइंट होकर आएगा वो फिर मैनेज करने लगेगा, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको दिक्कत होने लगता, इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई जो है हम जो है वो ओपन कंपटीशन नहीं करेंगे सिविल सर्वेंट्स के लिए। इट ऑल्सो अलाउड ब्रिटिश टू फ्रीली सेटल इन इंडिया। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे जनित पे पहुंच गया, क्यों भाई, देखो स्टार्टिंग कैसे हुआ, 1773 से क्या बनाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, एंड 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। देखो यहाँ पे पहले बंगाल का था, फिर इंडिया के हुए, तो इंडिया के हो गए तो अब तो इंडिया के हो गए ना, तो सेंट्रलाइजेशन एक हो गया ना कि भाई एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर उनको मिल गया, विलियम बेंटिंग साहब को। तो ये याद रखना कि इस एक्ट के थ्रू 1833 में सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था, जेनिथ मतलब पीक हो गया, पीक पे पहुंच गया था।
एंड इंडिया का जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इट वाज कंस्टिट्यूटेड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईपीसी जो है, जो अब तो मतलब चेंज हो गया है, क्योंकि बाद में जाके 1860 के अंदर जो है वो इनैक्ट होता है, एंड जिसके थ्रू क्या है इंडियन पीनल कोड का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो 1853 का चार्टर है, ये लास्ट चार्टर एक्ट है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो पास हुआ था। एंड यहीं से देखने को मिला कि जो सेंट्रलाइजेशन इससे पहले वाले एक्ट के अंदर क्या था, पीक पे था, उसको फिर डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया 1853। तो हमसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किस एक्ट के थ्रू स्टार्ट होता है वापस, तो हम कह रहे हैं 1853 के चार्टर एक्ट, जो कि लास्ट चार्टर एक्ट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ। ठीक है। प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अंदेशा हो गया था कि भाई आने वाले समय में जो है कभी भी हमको कंपनी से क्या है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि कई सारे क्या है वॉर्स जो है हो रहे हैं, कई सारे रिवोल्ट्स जो है वो हो रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो इसीलिए जो प्रोविजंस है, क्योंकि 20-20 साल के लिए चार्टर दिया जा रहा था, लेकिन इस लास्ट चार्टर के अंदर क्या है कोई डेट को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि भाई इस तारीख को फिर रिन्यू होगा, इस साल में फिर रिन्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो कंपनी पहले से ही माइंड मेकअप कर चुकी थी कि भाई आने वाले समय में कभी भी टेक ओवर जो है वो किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। गवर्नर जनरल काउंसिल की जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसको पहली बार सेपरेट किया जाता है, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो अलग कर दिया गया। और ओपन कंपटीशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इंक्लूडिंग इंडियंस। इंडियंस भी सिविल सर्वेंट्स के रूप में रहेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया गया, 1833 से अटेम्प्ट किया गया, लेकिन ओपन कंपटीशन जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, अपोजिशन जो है उसमें थे, मतलब अपोज कर दिए। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट था, जो कि लास्ट चार्टर एक्ट था, उसमें इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जिसमें 4 मेंबर्स जो है वो अलग अलग प्रोविंसेस से आए थे, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है इससे भी आए थे। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला स्टेप था फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेकिंग, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें एंट्री हुआ था इनका, मतलब इन प्रोविंसेस से जो लोग हैं वो आए थे। अनलाइक प्रीवियस चार्टर्स इट इंडिकेटेड दैट कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एनी टाइम इन द पार्लियामेंट लाइक, मतलब जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी वो टर्मिनेट कर देगी आपका जो भी कंपनी का रूल है इंडिया के अंदर उसको। क्राउन रूल के अंदर जितने भी एक्ट्स थे उनको या तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो हम कहते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कहते हैं। लेकिन वहीं पे क्या है, जो कंपनी रूल थी उसमें चार्टर एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो हम कह रहे थे। ठीक है। क्राउन रूल के अंदर याद रखना या तो काउंसिल एक्ट कह रहे हैं या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 1857 जो हमने देखा कि क्या हुआ, सेपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसी के बाद जस्ट इनैक्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट बोला गया। क्यों भाई, क्योंकि गुड गवर्नमेंट किसको कहते हैं, जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कि आपको दिक्कत हो रही है आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो पहला एक्ट है जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला गया है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंडियन टेरिटरीज जो है अब ब्रिटिश क्वीन के नेम से क्या है गवर्न हो रही थी, कि बोला गया कि अब तो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर या ब्रिटिश क्वीन के ही अंदर जो है वो आ गई है पूरी की पूरी टेरिटरी। प्रोविजंस अगर हम देखें तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए, सी से सी मैंने बताया था कमर्शियल अफेयर्स के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो किस चीज के लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स के। इसको एबॉलिश कर दिया गया, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है। इसके जगह पे ब्रिटिश कैबिनेट जो थे उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को चुनकर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। एंड ये जो है वो कहाँ थी, इंग्लैंड के अंदर। लेकिन इसको रिपोर्ट कौन कर रहा था, इंग्लैंड के अंदर तो इंडिया से रिपोर्ट जाएगी ना। तो इंडिया के अंदर एक 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया, ये इंडिया के अंदर थी। ये रिपोर्ट कर रही थी इंग्लैंड के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एसओएस को। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, अब देखो ये गवर्नर जनरल थे, अब इससे मतलब अथॉरिटी तो ले ली गई है ना, कम कर दी गई है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे अब उसके लिए वर्ड हम लोग वाइसरॉय इस्तेमाल करते हैं। तो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड कैनिंग जो है, इनको जो है वो बनाया गया। He had complete control and authority over Indian administration. सिग्निफिकेंस की बात करें तो दिस एक्ट मेड इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। तो याद रखना 1858 का जो एक्ट है वो डायरेक्ट कॉलोनी बना दिया गया। इससे पहले इनडायरेक्ट है, कैसे भाई, थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डायरेक्ट हो गया कि ब्रिटिश जो क्वीन है, ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर आ गया। तो डायरेक्ट कॉलोनी किस एक्ट के थ्रू बना है, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। 1857 के बाद देखो फिर से डिमांड करने लगा कि भाई जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत कम थे, थी नहीं, मतलब इनिशियली तो थे ही नहीं। फिर धीरे धीरे क्या है डिमांड बढ़ने लगा कि हमको भी इंक्लूड किया जाए, इस कम्युनिटी से इंक्लूड किया जाए, इलेक्शन हुआ जाए। तो इस चलते काउंसिल एंट्री के लिए
फिर 3 एक्ट जो है वो पास होते हैं, क्योंकि ये काउंसिल एंट्री से रिलेटेड ही एक्ट है, इसलिए इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है हम लोग कहते हैं, जो कि 1861 के अंदर हुआ था पास, 92 के अंदर और 1909 के अंदर, जिसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट कहते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1861 का। अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो इस एक्ट के थ्रू वाइसरॉय साहब जो है इनके पास पावर आ जाती है कि भाई कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। 1862 में, मतलब 1861 के अंदर ये एक्ट आया, 1862 के अंदर कैनिंग साहब ने 3 इंडियन को नॉमिनेट भी किया, जिसमें राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा थे पटियाला के, और सर दिनकर राव जो है वो 3 थे। तो 3 नाम याद रखना एकदम, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, जिसको नॉमिनेट कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग साहब ने किया था। कब किया था? 1862 के अंदर। क्यों किया था? क्योंकि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के बाद ये पावर वाइसरॉय के पास आ गया था। देखो यहाँ पे एनेबल हो गया ना, पावर आ गया था। प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, बॉम्बे और मद्रास को वापस लेजिस्लेटिव पावर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर जो है वो दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के थ्रू बना था? 1833। इसी में क्या हो गया? रीच सेंट्रलाइजेशन। तो यही पावर आपका ट्रांसफर हो जाता है मद्रास और कहाँ से? बॉम्बे से, लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नए लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाए गए, कहाँ के लिए? बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लिए, पंजाब के लिए। वाइसरॉय के पास पावर आता है कि भाई वो जो है वो ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 6 महीना तक रहेगी, फिर वो ऑर्डिनेंस जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसकी पावर जो है वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। एंड आज भी अगर हम देखें तो 6 महीने तक के लिए ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम। तो याद रखना, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है लॉर्ड कैनिंग के ही द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एंड कैनिंग जो है 1859 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम को, जहां 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे, जिन्होंने अलग अलग जो बिजनेसेस थे, अलग अलग पार्ट थे बिजनेसेस के, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए एक्वायर जो है वो किया था, मतलब चार्जेस जो है वो लिए थे। सिग्निफिकेंस जो है अगर हम देखें तो इस एक्ट के थ्रू, मतलब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के थ्रू आपका डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्यों डिसेंट्रलाइजेशन, देखो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्टेड बिकॉज बॉम्बे एंड मद्रास गिवन लेजिस्लेटिव पावर्स। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1892 के अंदर, जहां अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, देखो 92 1885 में क्या बना? इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। डिमांड जो है वो बढ़ने लगा कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको रिफॉर्म किया जाए, एंड जो नॉमिनेशन जो वाइसरॉय साहब कर रहे हैं कि भाई वो तो जिनसे अच्छा बनेगा, जिनसे ट्यूनिंग अच्छी होगी, उसको क्या है नॉमिनेट कर देंगे। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिमांड होने लगा कि भाई जो आप नॉमिनेट करवा रहे हो उसकी जगह इलेक्शन करवाओ, कि जो भी मेंबर्स नॉमिनेशन से जा रहे हैं वो इलेक्शन से जाएंगे, तो इलेक्शन से जाएंगे तो लोग जो है वो चुने जाएंगे, मतलब लोग जिसको चाहेंगे कि वो जिसको भेजना चाहते हैं वही जाएंगे। प्रोविजंस की बात करें तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है, जो कि 3 थे पहले, उसको क्या किया? इंक्रीज किया गया। एंड इट ऑल्सो एक्सपेंडेड द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को से क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है इस एक्ट के थ्रू मिलता है, कि जो भी बजट होगा उसको लेजिस्लेचर जो है वो डिस्कस भी कर सकता है, एंड क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है एग्जीक्यूटिव से। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, जमींदार्स अब क्या है, इंडियंस को रिकमेंड कर सकते हैं टू बी अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल के लिए जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब जो सेंट्रल काउंसिल है उसके लिए नहीं, लेकिन प्रोविंशियल जो काउंसिल है उसके लिए क्या है, नॉमिनेशन जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन से? याद रखना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। कुछ नॉन ऑफिशियल सीट को सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो रखा गया कि भाई उनको जो है वो बाई इलेक्शन के द्वारा जो है वो भरा जाएगा। अगर इस एक्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें, मतलब 1892 के एक्ट की सिग्निफिकेंस की बात करें, तो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स थे उनके नंबर में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट देखो, फिर आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जो कि लास्ट काउंसिल एक्ट है, लास्ट है याद रखना काउंसिल एक्ट के रूप में, जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। मॉडले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। इंडिया में कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो याद रखना एसएस कहाँ है? लंदन में, मैंने बताया। और वाइसरॉय कौन है आपके? मिंटो है। वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर है। बैकग्राउंड की बात करें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। 1906 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो डिमांड करती है कि भाई हम जो है, हमको होम रूल जो है वो दिया जाए। होम रूल हम लोग किसको कह रहे हैं? कि हमको, मतलब बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज थी दूसरे जगह पे ब्रिटिश की, जहाँ ओवरऑल तो कंट्रोल आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, लेकिन वो अपने चीज़ों को खुद ही मैनेज वहाँ के लोग कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट जो है वो खुद ही चला रहे थे। तो होम रूल जो है वो डिमांड जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, जो कि 1905 में जो है वो बंगाल पार्टीशन के बाद 1906 में स्टार्ट होता है।
प्लान ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लेड बाई आगा खान। आगा खान ने बोला कि भाई जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा, क्योंकि हो रहा था कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ मतलब किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को जो मान लो कोई भी इलेक्शन के अंदर खड़ा हो रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या है मुस्लिम जो लोग हैं सिटीजन्स हैं वही वोट कर सके, बाकी जो लोग हैं नॉन मुस्लिम वो ना कर सके। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है वो आगा खान ने जो है वो रखी। एंड कब रखी? जब इन्होंने मिला, मतलब ये जाके मिले लॉर्ड मिंटो से जो है वाइसरॉय थे 1906 के अंदर शिमला में। एंड इसी के बाद शिमला एग्रीमेंट भी देखने को मिलता है। प्रोविजंस क्या हुआ? तो जो नंबर ऑफ सीट थे वो बढ़ाए गए, सेंट्रल में 16 से इंक्रीज करके 60 कर दिया गया। एंड प्रोविंशियल में नॉन यूनिफॉर्म था, मतलब जो भी स्टेट बड़ा था उसमें ज़्यादा रखा गया, छोटे में छोटा रखा गया। काउंसिल के अंदर मेजोरिटी जो है वो मेंटेन हुआ, मतलब सेंट्रल काउंसिल के अंदर ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो मेंटेन हुआ। प्रोविंशियल जो काउंसिल है उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है उसको अलाउ किया गया, कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है उसको अलाउ किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिला, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बजट रिजोल्यूशन को जो है वो पास कर सकते हैं। एंड जो सप्लीमेंटल क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर हम देखें तो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस की एंट्री देखने को मिलती है। एंड याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र सिन्हा जो है ये पहले इंडियन थे जो कि अपॉइंट किए गए वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम के लिए दिया गया, लॉर्ड मिंटो को इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो बोला जाता है। एंड सिग्निफिकेंस की बात किया जाए तो इंडियंस को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है वो मेंबरशिप जो है वो दिया गया था, किसको? सत्येंद्र सिन्हा को दिया गया था। एंड कम्युनलिज्म भी देखने को मिलता है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही अलाउड जो है वो किया गया था आगा खान के द्वारा, मतलब वो जाके मिले थे लॉर्ड मिंटो से 1906 के अंदर शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोन्टागू किम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। एंड मोन्टागू कौन थे? एसओएस यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया। एंड किम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस समय। प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सेंट्रल ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स कुड लेजिस्लेट ऑन देयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। तो ये देखो, ये जो आज के डेट में हम जो 7th शेड्यूल देखते हैं जहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, तो वैसे ही लिस्ट जो है वो बनाया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो अपने लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, प्रोविंशियल वाले अपने वाले पे क्या है, लॉ बना सकते हैं। बजट का भी सेपरेशन हमको पहली बार देखने को मिलता है कि जो प्रोविंशियल बजट होगा वो सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया, कि प्रोविंशियल का बजट अलग जाएगा, सेंट्रल का क्या है अलग होगा। डायआर्की जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। डायआर्की याद रखना, इसके फादर जो थे सर लियोनल कर्टिस थे। कर्टिस जो है याद रखना डायआर्की के जो है वो फादर थे। यहाँ पे डायआर्की कहने का मतलब दो सब्जेक्ट्स बनाए गए, एक को ट्रांसफर्ड कहते हैं, दूसरे को रिजर्व कहते हैं। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वो सब्जेक्ट है जो कि गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होंगे, लेकिन मिनिस्टर्स की मदद से। लेकिन हाँ, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा। ये मतलब सिंपल जो नॉर्मल से जिसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इन्वॉल्व नहीं था उसके लिए क्या है, एक तरीके से इस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है वो मतलब आपका अकाउंटेबल रहेगा। मतलब जो चेंजेस जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एक्साइज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, पब्लिक वर्क हो गया। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में रखा गया कि इस पर एक्सक्लूसिवली गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही क्या कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चेंजेस होगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के से भी उसको क्या है अप्रूव करवाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसको इसीलिए देखो उसको वर्ड जो है रिजर्व रखा गया कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही पास क्या है वो पावर है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इरिगेशन हो गया, फाइनेंस, इरिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट, लैंड रेवेन्यू क्योंकि लैंड से ही मेजर जो है वो कलेक्शन आता था, फाइनेंसेस हो गए। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स थे इनके जो पावर्स है अभी भी जो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उन्हीं के पास थे। और जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे जिन पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इन्वॉल्व नहीं था उसको, मतलब क्रिटिकल सब्जेक्ट्स को नहीं, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं इनके लिए गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो अकाउंटेबल होगी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस चीज़ के लिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन होता है बाई कैमरलिज्म का। बाई कैमरलिज्म कहने का मतलब कि इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये रिप्लेस हो जाती है। अब यहाँ पे दो हाउसेज आ जाते हैं, अपर हाउस को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन होता है। एंड अपॉइंटमेंट भी होता है 3 इंडियन मेंबर्स का इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले एक ही थे जो कि सबसे पहले आए थे आपके कौन 1892 काउंसिल एक्ट के थ्रू। तो 1909 ये वाला जो एक्ट है, सॉरी 1909 से आए थे आपके ये वाले एक्ट से, हाँ 1909 से सत्येंद्र सिन्हा आए थे। और 1919 से अगर हम देखें तो उसको 3 कर दिया गया कि 3 अपॉइंटमेंट हुआ इंडियन मेंबर्स का वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, अदर देन कमांडर इन चीफ, जो कि कमांडर इन चीफ के अलावा। यहाँ जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था, मुस्लिम्स को, वो एक्सटेंड करके 6 क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए भी अलाउ किया गया। न्यू ऑफिस जो है वो बनाया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के लिए एंड शिफ्टेड पार्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एसओएस। तो एसओएस जो ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा था, ब्रिटिश कैबिनेट का,
उससे क्या है, पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया, एक अलग ऑफिस बना के एसओएस जो बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उससे पावर्स जो है वो ट्रांसफर किया गया, हाई कमिश्नर जो है वो बनाया गया फॉर इंडिया, मतलब लंदन के अंदर। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 1926 में हमें देखने को मिलता है। यही क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यहीं से स्टार्ट हो रहा है 1926 से। सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, तो ये अभी हमने देखा कि प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को सेपरेट किया गया। एंड नाउ वाइसरॉय वुड अपॉइंट स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर एंड मेक रिपोर्ट ऑन लॉस परफॉर्मेंस आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। तो देखो ये आपको मोन्टागो केम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कह रहे हैं, ठीक है। तो ये 1919 कब आया, 1919 में। तो 1919 में आया, तो बोला गया कि जो वाइसरॉय है वो इसके 10 साल बाद में, मतलब 1929 के अंदर क्या है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन, लॉ ला के क्या है, एक मतलब एक्ट के थ्रू क्या है, एक कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो करेंगे। एंड ये जो कमीशन है वो इंक्वायर करेगा, मतलब वो देखेगा कि भाई जो ये एक्ट आया था इसका बीते 10 साल में क्या ही इफेक्ट हुआ, कितना ये सही हुआ, क्या क्या लूप होले, ये सारी चीज़ें पे रिपोर्ट करना था। लेकिन ये जो एक्ट से जो लॉ कमीशन बनता है वो 2 साल पहले ही आ गया 1927 में, एंड इसी कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। मतलब 1919 में पहले ही प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि भाई 10 साल बाद जो है वो क्या है, कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। एंड ही इट वाज हेडेड बाय द जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन जो है 1929 में आने वाला था, लेकिन वो 1927 में ही आ जाता है, क्योंकि उस समय कंडीशन ऐसा हो चुका था, ठीक है। तो इसी के बाद हमको थोड़ा पढ़ना है, ये है साइमन कमीशन के बारे में। देखो तो साइमन कमीशन आता कब है, नवंबर 1927 के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन 2 ईयर्स एड, आना चाहिए था कब, 1929 के अंदर, लेकिन आया 1927 के अंदर। ऑफ शेड्यूल्ड टाइम अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। किस लिए आया, टू रिपोर्ट द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका क्या ही कंडीशन रहा, मतलब इंडिया का क्या ही कंडीशन है इस नए एक्ट के अंदर, इसी पे रिपोर्ट करना था। जितने भी इसके अंदर मेंबर्स थे, मतलब सातों के सातों जो मेंबर्स थे वो सातों क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, इसलिए जितनी भी पार्टीज थी वो सारे के सारे इस चीज़ को क्या है, बॉयकॉट करती है इस कमीशन को। रिकमेंडेशंस की बात करें तो रिकमेंडेशन इसका क्या था कि डायरकी, क्योंकि ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, इसको एबॉलिश कर दिया जाए। जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल लेवल पे है उसको प्रोविंसेस में भी एक्सटेंड किया जाए। फेडरेशन जो है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट का जो है वो स्टैब्लिश किया जाए। फेडरेशन मतलब एक एग्रीमेंट बनाया जाए कि ब्रिटिश इंडिया के ही अंतर्गत प्रिंसली स्टेट भी काम करेंगे, तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया जाए। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू किया जाए। टू कंसीडर प्रपोजल्स ऑफ कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब क्योंकि बुलाया गया क्योंकि यहाँ पे देखो फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट करना था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट का। तो जो भी कमीशंस के प्रपोजल्स थे उसको मतलब एक्सेप्ट करवाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो है वो ऑर्गेनाइज कराई। तो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव जो थे ब्रिटिश इंडिया के वो आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बैठे, और साथ ही साथ क्योंकि इंडियन प्रिंसली स्टेट को भी इन्वॉल्व करना था क्योंकि फेडरेशन तो वहीं से बनता ना, तो वो भी आए। एंड पहली बार अगर हम देखें तो इस चीज़ पे डिस्कशन जो है वो हुआ, एंड जो एक पेपर तैयार हुआ, मतलब जो जो टाइटल था वो था व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस इन नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो भी रिकमेंडेशन था 1935 में उसको इनकॉर्पोरेट जो है वो किया गया, यही है। अब इसमें क्योंकि आप देखो, अगर हम देखें तो ये प्रिंसली स्टेट जो है वो उसमें ज्वाइन ही नहीं किए थे, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 1927 के बाद 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है। कम्युनल अवार्ड कौन थे, मतलब क्या था, तो बेसिकली जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि किसके लिए था, पहले मुस्लिम्स के लिए, फिर किसके लिए था, आपके इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, उसको फिर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मिलेगा। इसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि मेजर जो हमारा आज के डेट में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो स्केलेटन कह लो, एक तरीके से बेसिक जो ढांचा है वो यहीं से लिया गया है इस चीज़ को, ठीक है। इसके प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है इसको एबॉलिश किया जाए। तो देखो प्रोविंशियल एबॉलिश ऑटोनॉमी जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, सॉरी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ पे डायरकी जो है प्रोविंसेस के अंदर, यानी कि जो आपके ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स है उनको क्या है, उनको एबॉलिश किया जाए।
प्रोविंसेस के अंदर, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो दिया जाए। मतलब अब ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कुछ चीज़ें जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उनके पास रहेगा, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेचर जो है वही लॉ जो है वो बना सकती है। मतलब प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेचर है, प्रोविंशियल जो काउंसिल है वो क्या है, बना सकती है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो दिया जाए। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1937 से लेकर 1939 के अंदर जो है वो ऑपरेशनल था। एंड एडॉप्शन अगर हम देखें तो डायरकी जो है वो सेंटर पे किया जाए, जहाँ पे फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाए ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में। ये जो डायरकी सेंटर पे था वो क्या है, कभी आया ही नहीं ऑपरेशन में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट देखें तो बाइकैमरलिज्म जो है वो प्रोविंसेस में हुआ। प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो 11 में से 6 प्रोविंसेस के अंदर क्या है, ये बाइकैमरलिज्म हमें देखने को मिलता है, जहां बॉम्बे है, बंगाल है, मद्रास है। याद रखना BBMAUB, तो बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बिहार के अंदर जो है वो 11 में से 6 प्रोविंसेस के अंदर हमको बाइकैमरलिज्म जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि जो अपर हाउस लोअर हाउस जो है वो बनाया जाता है। डिवीजन ऑफ पावर जो है सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में सेंट्रलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है वो रखा जाता है। ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो, मतलब इसका प्रोविजन तो था लेकिन कभी आया नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने जो इसको ज्वाइन नहीं किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। क्योंकि देखो असल में सब जो प्रिंसली स्टेट थे, कोई मतलब गवर्नमेंट जो है वो नहीं बनाना चाह रहा था यूनिफाइड, क्योंकि पावर जो है वो उनके पास कम हो जाता, तो इसीलिए जो प्रिंसली स्टेट थे वो ज्वाइन ही नहीं किए थे इसको। जो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले किसको दिया गया, मुस्लिम को, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। फिर किसको दिया गया, फिर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया, मॉर्लेमेंटो कब थे, 1909, ठीक है। फिर क्या है कि एक्सटेंड किया गया आपको सेपरेट इलेक्टोरेट किसको, इससे पहले वाला जो हम लोगों ने पढ़ा 1919 के अंदर, ठीक है, ये जो मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म था, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है फिर उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया किसमें, आपका जो एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, इनको इनके लिए। फिर कम्युनल अवार्ड जो है वो आया 1932 में, जिसको 1932 में मैकडोनल्ड ने एक्सटेंड किया, जो जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को लेकर, ठीक है। फिर क्या है, जो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक्सटेंशन क्या होता है, डिप्रेस्ड क्लासेस को तो था ही, वुमेन और लेबर को भी जो है वो आपको एक्सटेंशन जो है वो हो जाता है। एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, नियरली 10% जो पॉपुलेशन थे उनको वोटिंग राइट जो है वो मिलता है। मतलब अलग क्राइटेरिया रखा गया कि वोटिंग राइट उनको मिलेगा जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जमीन है, मतलब थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि अच्छे कंडीशन में लोग हैं उनको दिया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट होता है फेडरल कोर्ट का 1937 में। आरबीआई एस्टेब्लिश किया जाता है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको क्रिएट किया जाता है, जिसमें 3 थे। एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था जो कि यूनियन लेवल पे, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन था, और जो भी प्रोविंसेस बहुत सारे क्या है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में भी जो है वो एग्जाम को कंडक्ट कराते थे, ठीक है। कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें सिग्निफिकेंस, तो लार्ज स्केल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं पहली बार सारे ही प्रोविंसेस में 1937 में एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो 1935 के बाद याद रखना 1937 में लार्ज स्केल इलेक्शन होता है। तो इसी वजह से जो प्रोविंसेस ऑफ लिया गया था वो ऑपरेशनल 37 से 39 में ही रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 37 के बाद क्या है कि आपका प्रोविंस जो इलेक्शन होता है उसके कुछ समय तक क्या है उसका रिजल्ट आता है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहता है। मतलब डायरकी जो है एबॉलिश हो जाता है कहाँ पे, प्रोविंसेस में। सेंटर पे डायरकी को प्रोविजन मतलब इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पाया, कभी भी ऑपरेशन में नहीं आया था सेंटर पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 कह लो, या इसी को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हम लोग कहते हैं। 3rd जून प्लान कहते हैं 1947 में आया था, ठीक है, जिसको माउंट बेटन प्लान भी हम लोग कहते हैं। प्रोविजन जो है वो का इसके अंदर था कि ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाएगा, पार्टीशन होगा इंडिया का, रिमूवल किया जाएगा वाइसरॉय का जो ऑफिस है वो इंडिया से, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लंदन से। ब्रिटिश का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा, एंड ब्रिटिश की जो सुप्रीमेसी है इस एक्ट के थ्रू क्या है खत्म हो जाएगी। नॉमिनल हेड जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें स्टैब्लिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड। मतलब नॉमिनल हेड रहेगा जैसे गवर्नर का, आज के डेट में तुम देखो स्टेट में गवर्नर है, मेन हेड कौन हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, वैसे ही। तो मैंडेटेड टू फॉलो एडवाइस ऑफ दियर रेस्पेक्टिव मिनिस्टीरियल काउंसिल्स ऑन ऑल सब्जेक्ट। तो नॉमिनल इसलिए हेड कहा गया कि जितने भी गवर्नर जनरल होंगे, प्रोविंशियल गवर्नर जनरल्स होंगे प्लस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो नॉमिनल हेड होंगे, एंड वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो फॉलो करेंगे एडवाइस जो भी मिनिस्टीरियल काउंसिल होगी। और सारे ही सब्जेक्ट्स, ऐसा कोई नहीं ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स, मतलब सारी चीज़ें डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। डिसकंटिन्यूड अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्वेंट्स एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय एसओएस फॉर इंडिया। तो जो अपॉइंटमेंट सिविल सर्वेंट्स का किया जा रहा था सिविल सर्विसेज में, साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन था पोस्ट का, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एंड ब्रिटिश एम्पेयर जो है अपना जो टाइटल लगाती थी एम्पेयर ऑफ इंडिया, वो क्या है अब ब्रिटिश एम्पेयर जो है वो नहीं यूज़ करेंगे उस टाइटल को। इसी के बाद क्या है, देखो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे डोमिनियन ऑफ इंडिया के, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया के। जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए, वही
इंडियन डोमिनियन का पहला पार्लियामेंट वही कंस्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, ठीक है, क्योंकि 1951 में फिर इलेक्शन जो है वो होता है। तो याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे डोमिनियन ऑफ इंडिया के। तो ये पहला हमारा जो चैप्टर था अपने इंडियन पॉलिटी सीरीज का, ये हमने कवर किया। आई थिंक आपको चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। और साथ ही साथ क्या है कि आपको देखो, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर वो लोग जो सीरियस हैं, सीरियसली इस वीडियो को अब तक यहाँ तक देखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में भी आई होंगी और आप रिलेट भी किए होंगे इस चीज़ों को, ठीक है। आपको देखो करना क्या है, आप सिंपल वीडियोस देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना ना कि जैसे एक A4 साइज पेप, आपका चॉइस है, आप कॉपी में लिख रहे हो या पेज में, इसको लैंडस्केप में कर लेना ऐसे, ठीक है, पेपर को। और सिंपली क्या है कि 2 या 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेना एंड लिखना स्टार्ट कर देना। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स, तो यकीन मानिए कि आप एग्जामिनेशन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। ये बहुत कम ही लोग होते हैं जो बुक्स में को पढ़ लेते हैं एंड बुक्स में ही अंडरलाइन, क्योंकि देखो असल में क्या है कि बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो बुकिश लैंग्वेज है। और जब तक आप उसको खुद से फ़िल्टर हो करके लिखोगे नहीं, मतलब खुद से लिखोगे नहीं आप उसको, तब तक वो क्या है, याद नहीं रहेगा। और अल्टीमेटली क्या है, एग्ज़ामिनेशन में रिज़ल्ट आप तभी ला सकते हो, तभी आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो, जब चीज़ें आपको एकदम ही टिप पे आएँगी। टिप पे आने का एक ही फंडा है कि चीज़ों को आप लिखो, लिख-लिख के पढ़ो। और साथ ही साथ क्या है कि हर चीज़ों को, मतलब एक बार बुक ऐसा पढ़ना है जो आप फ़िल्टर करके खुद से, तो वो जो है पार्ट मैं कर दूँगा आपके लिए। मैंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। एंड आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मत करना कि वीडियो के बाद पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ दे दो, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है, यूजलेस है। ऐसे देखो मार्केट में, आप देखो यूट्यूब पे हज़ारों ऐसे चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं। और वो पीपीटी क्या है, कोई और बना रहा है और वो खुद पढ़ा रहे हैं। कोई, मतलब आप देखने में तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन जब आप उसको याद करना चाहोगे या कुछ नोट डाउन करना चाहोगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती, इतनी सारी वाइड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी रहती हैं। तो यूजलेस पीपीटी के से बेहतर है कि आप जो है वो खुद से नोट्स बनाओ। एंड नोट्स कैसे बनाना है, सिंपल, वीडियो को एक बार वॉच करो एंड नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लो। देखो अगले 15 डेज़ के अंदर मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी जो है वो सारे वीडियोज़ जो है वो अपलोड हो जाए और मैं इस पे वीडियो बना दूँ। प्लस जो करंट अफेयर्स है वो भी जो मंथली वाइज है वो हम कवर करेंगे। जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एग्जैक्टली एक साल का नहीं पूछा जा रहा है, उससे पहले भी पूछा जाता है। तो जनवरी 2024 से जो है वो स्टार्ट करूँगा। और इस मंथ के अंदर जो है, मतलब एट द एंड ऑफ 31st ऑफ जनवरी, दो जो है वो करंट अफेयर जो है मैं कोशिश करूँगा कि 2 मंथली मैगजीन जो है वो कवर कर दूँ, जनवरी और फरवरी का, ठीक है। और अगले 15 दिन के अंदर जो है इंडियन पॉलिटी जो है वो टोटल कंप्लीट हो जाए, हमारे सारे चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि 31st ऑफ जैन को हम पॉलिटी से निश्चिंत हो जाए। तो आप भी ऐसा ही करो, आप सिंपल करो कि मैं वीडियो एक के बाद एक बैक टू बैक अपलोड करता चाहूँगा। आपका टास्क यही है कि आप इसको पढ़ो, इसके नोट्स खुद से प्रिपेयर कर लो, 1 से 2 पेज के अंदर जो है वो प्रिपेयर हो जाए, मतलब टोटल और पॉलिटी में 50-60 पेज के अंदर आपके सारे कंटेंट हो जाए कि आप उसको एक स्टेपल कर लो, एक बुकलेट के रूप में तैयार हो जाए, उसको एज मच एज यू कैन उसको रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो चीज़ें आपको याद होंगी। अब देखो, आप सोचोगे कि सीधे बुक से जो है वो हम पढ़ ले, तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा एक एक चैप्टर के अंदर। दूसरा, अगर पीपीटी और पीडीएफ की आप बात करते हैं तो वो यूजलेस है, तो बिल्कुल पीडीएफ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका यही, आप वीडियो देखो और खुद से प्रिपेयर कर लो साइमल्टेनियसली, साथ साथ नोट्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने वीडियो पूरा अभी तक देखा होगा, अगर आप ये सुन रहे हैं तो अभी तक आपने वीडियो देखा होगा पूरा। और आने वाले दिन में हम सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे ही एक एक करके जो है वो कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप कर पाए सारी चीज़ें, आपको उतनी एनर्जी मिले, उतनी पॉजिटिविटी मिले। और देखो, पॉजिटिविटी यही होता है कि जैसे जैसे चीज़ें होती चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली क्या है, आदमी मोटिवेटेड रहता है खुद के चीज़ों से। ऐसा कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की किसी को जरूरत नहीं होती है, उससे कोई मतलब भी नहीं होता है कि आप वीडियो देख लीजिए, कोई आपको मोटिवेट कर दे। आपकी चीज़ें जो है, आपके टास्क जो है आप कंप्लीट करते चले जाओगे, चैप्टर जो है वो एक एक करके। अब वही चीज़ है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप ऐसे मत सोचो कि दो दिन में हम पूरी बुक खत्म कर लेंगे, 5 दिन में पूरी बुक खत्म कर लेंगे, उसके लिए समय लगेगा। और अभी भी काफ़ी समय है, 5 महीने का समय है। अगर आपने अब तक जो भी आपकी तैयारी हो रही है, अगर चीज़ें जो है आपने खुद से प्रिपेयर कर ली हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है, उन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उस चीज़ों को, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि 15 डेज़ का हम टाइम फ्रेम जो है वो डिवाइड करके सब्जेक्ट्स वाइज क्या है प्रिपेयर कर ले। एंड चलिए, थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड जितने भी जो आपके कांटेक्ट में है, जो परेशान है कि भई सिलेबस को कैसे हम कवर करेंगे, कैसे-कैसे चीज़ें जो है वो होंगी, तो आप काइंडली उनको शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप शेयर ही करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, आप नहीं भी कर सकते हो, ये आपका चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो हम, मेरे लिए काफ़ी ये मोटिवेटिंग रहता है कि इतने लोगों तक जो है वो